जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री का। आज हम लोग 8वां टॉपिक, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। इसके पहले साथियों हम लोगों ने 7 टॉपिक पढ़ लिए हैं। जिसने भी उनको नहीं देखा है तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। साथियों, हम लोग जो है इसमें रेलवे एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, इस क्लास को जो है शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, और जिसने भी लाइक नहीं किया है तो वो जो है चैनल को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? बताइए। ऑप्शन है पटना, नालंदा, राजगृह या गया। साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जो है जिन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मालूम हो तो उनको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? राजगृह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। तो साथियों, आप लोग जो है पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठा करिए, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उनको आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक है साथियों, जो राजगृह है, राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि उदयन ने जो है मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। किसने? उदयन ने। राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है। कौन सा? तो राजगृह है। तो ये साथियों ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का जो साधना स्थल है वो कौन सा है, तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं राजगृह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट साथियों है कि यहीं पर जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर बताया गया है कि जो राजगृह है साथियों ये जो है 5 पहाड़ियों विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी से घिरा हुआ है। तो साथियों जो राजगृह है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि लौरिया, क्या लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है? तो बताइए जो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है वाराणसी, कुम्हार या चंपारण, पटना। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। कौन सा? चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं और जो पॉइंट है इससे संबंधित। तो इसमें साथियों बताया गया है कि जो लौरिया है ये नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो चंपारण जिले में दोस्तों बूढ़ी गंडक नदी के किनारे ये स्थित है। यह जो है मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित किया था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है कि किस मौर्य साम्राज्य ने लगभग 287 या 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने कराए थे? तो अशोक ने करवाए थे। आइए देख लेते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है साथियों कि अशोक के शिलालेख 14 में विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने अपनी
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धर्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई थी। ठीक है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो बताइए सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ या विताशोक। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों यहाँ पर अशोक का पिता नहीं पूछा गया है, पितामह पूछा गया है। ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं आगे किसमें क्या पॉइंट दिए हुए हैं। साथियों जो सम्राट अशोक हैं तो इनके जो मौर्य वंश का एक महान शासक था। ठीक है। जो सम्राट अशोक था ये जो है मौर्य वंश का एक महान शासक था। इसने जो है ये जो है दोस्तों बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था अशोक। साथियों अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का ये पौत्र था। ठीक है। तो यही पौत्र मतलब पितामह है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसे दोस्तों देवनाम प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है। और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब कि 261 ईस्वी पूर्व में, कब 261 ईस्वी पूर्व में उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजय हुआ। ठीक है। और इस युद्ध में दोस्तों हुए जो भयंकर जो रक्तपात हुआ था, इससे आहत होकर के उसने जो है युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो साथियों ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें से साथियों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि साथियों बताइए कि अशोक ने जो है युद्ध का त्याग करके किस धर्म को अपनाया था। तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म को। ठीक है। इसने जो है भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भी प्रचार किया था। अशोक ने जो है भारत में ही नहीं बल्कि जो है संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार भी इसने किया था। ठीक है। तो आप लोग जो है ये जितने पॉइंट साथियों है आप लोग सारे पॉइंट जो है अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहा गया है। जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बताया गया है कि इसने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री क्रमशः महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। साथियों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको नोट करना ही चाहिए। इसमें से बताया गया है कि साथियों जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, तो इनका जो पुत्र था वो क्या नाम था पुत्र का, तो महेंद्र नाम था। और जो इनकी पुत्री थी संघमित्रा, इनको दोस्तों कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ठीक है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है। तो बताइए जहां पर अशोक के शिलालेख स्थित हैं। तो ऑप्शन है सन्नति, शिशुपालगढ़, गिरनार या कलसी। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरनार। कौन सा, तो गिरनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर साथियों जो गिरनार है, गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। तो कहाँ पर हैं, तो साथियों जो गिरनार है ये गुजरात में जो है जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। और इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो साथियों ये जो पॉइंट है इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि जो मौर्य सम्राट अशोक का जो चतुर्दश शिलालेख है ये कहाँ पर है, तो गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट जो स्थित पहाड़ियां हैं। ठीक है। इसके बाद साथियों जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने जो संदेश हैं पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि जो अशोक के जो शिलालेख हैं, जो अभिलेख हैं, ये प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? साथियों कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने जो है कलिंग को राजा अनंत पद्मनाभन को हरा करके कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह जो है अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसमें पूछा गया है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे, यानी किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो जो है किस भाषा में थे, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताइए ये किस भाषा में थे? साथियों ऑप्शन है तमिल, प्राकृत, संस्कृत या पाली। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे, हमने आपको बताया है ऊपर। ठीक है, अब आज में बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथियों जो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, किंतु अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हमने जो है ये आपको बता चुके हैं ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट साथियों है कि अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों को जो है जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, और भारत के बाहर पाए गए जो कुछ अभिलेखों की जो लिपियां हैं वो खरोष्ठी, अरमेइक तथा यूनानी लिपि है। तो ये पॉइंट है आप लोग नोट कर लीजिए साथियों कि जो भारतीय क्षेत्र में जो पाए गए अभिलेख हैं इनकी जो लिपि है वो कैसी लिपि है? तो साथियों वो जो है ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें साथियों पूछा गया है कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? स्वर्णगिरी जो है साथियों ये जो है कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, इसमें पूछा गया है सेल्यूकस निकेटस नामक खाली स्थान है, शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ऑप्शन है चीनी, अरब, फारसी या यूनानी। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या पॉइंट है आपके नोट करने लायक। तो यहाँ से आप लोग उनको देख लीजिए। साथियों जो सेल्यूकस निकेटस था ये सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। पहली बात तो आप लोग ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह जो है सीरिया यानी यूनान का शासक बना। ठीक है, और सिकंदर द्वारा विजयित जो प्रदेशों को उसने जो है पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से उसने जो है 305 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर संधि कर ली थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेलुकस से 4 प्रांत अराकोसिया यानी कंधार, पेरोपनिसडाई यानी काबुल, एरिया यानी हेरात और जेड्रोसिया यानी मकरान तट मिले तथा सेलुकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भी दिए थे। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें से बताया गया है कि इसी संधि के फलस्वरूप जो है सेल्यूकस निकेटस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक भी की रचना की थी। किसने? मेगस्थनीज ने दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूछ सकता है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो आप लोग आंसर बता सकते हैं इसका कि इंडिका जो है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश से बना था। तो किससे बना था, इसमें यह पूछा गया है कि जो अशोक द्वारा जो निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख है ये किससे बना हुआ है। तो ऑप्शन है लोहा, बलुआ पत्थर, अभ्रक या संगमरमर। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, बलुआ पत्थर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं साथियों, इसमें जो बलुआ पत्थर है ये जो है इससे जो है ये सारनाथ चतुर्भुज बना हुआ था, चतुर्मुख। आइए देख लेते हैं इसमें क्या पॉइंट है। तो अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है और जिसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हुई थी और यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ था। कितना लंबा है साथियों ये, तो लगभग 45 फुट लंबा जो है प्रस्तर खंड का बना हुआ था। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़ करके इसका जो दंड गोलाकार है और जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। तो बताइए साथियों इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी को मालूम होगा, आसान क्वेश्चन था, सिंधु नदी। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। साथियों इसमें से बात की गई है कि 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, किंतु जो है सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसके बाद उन्होंने झेलम और चेनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध किया था। इस लड़ाई को हाइडेस्प्रिज या झेलम, इसी को बोलते हैं वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। तो किसकी हार हुई थी दोस्तों, पोरस की हार हुई थी, सिकंदर इसमें विजयी हुआ था। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में जो है सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। बताइए कौन सा है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांची स्तूप जो है ये जो है अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो आइए देख लेते हैं सांची स्तूप जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें अगले जो पॉइंट दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये क्या दिए हुए हैं। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3वीं सदी ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है और रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल जिसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है साथियों, तो जो रायसेन जिले में जो है एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल है जिसका नाम है भीमबेटका। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया है, तो 1989 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग ये सन भी याद रखिएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो बताइए तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा आप सभी लोग। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने इसका जो निर्माण कराया था, ये आप लोग ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें से पूछा गया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मुख्यतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से इसको। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस वंश के शासन कराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। तो आइए देख लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं।
कि साथियों जो धम्मेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक बौद्ध धार्मिक स्थल है। तो ये कहाँ पर है धार्मिक स्तूप साथियों? तो ये आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, ठीक है। और सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। और धार्मिक स्तूप की नींव दोस्तों अशोक ने 249 ईस्वी पूर्व में रखी थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ था। तो आप लोग साथियों ये चीज याद रखना कि धार्मिक स्तूप है तो ये कहाँ पर है? तो सारनाथ में स्थित है, ठीक है। और सारनाथ में दोस्तों जो है भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश भी दिया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो अभी आपने पढ़ा ऊपर कि जो बौद्ध धर्म संरचना है धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो आइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं आसानी से। इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। तो साथियों जो सारनाथ है ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो बताइए जो तृतीय बौद्ध परिषद साथियों है इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने। किसने जो है? तो अशोक ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें पॉइंट को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तृतीय बौद्ध परिषद संगीत का आयोजन 250 ईस्वी पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया था। कहाँ पर कराया गया था? तो पाटलिपुत्र में कराया गया था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों मोगली पुत्र तिस्त के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी तो इसका आयोजन जो है अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो मोगली पुत्र तिस्त के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था। और इसमें जो है धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया तथा तीसरे पिटक अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। और ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सूत्र पिटक में संकलित किया गया था, ठीक है। तो आप जो है दोस्तों ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें से पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए साथियों इसको पढ़ लीजिए ऑप्शन इसके और बताइएगा कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा गया है। तो पहली बात तो ये पहला ऑप्शन पूछ कहा रहा है इसमें कि उन्होंने जो है सिकंदर यानी अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सकें। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सी ऑप्शन बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद डी ऑप्शन बोल रहा है कि साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिसमें से सबसे प्रमुख राजधानी जो है पाटलिपुत्र है। तो ये भी सही ऑप्शन है। साथियों जो है इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा बताइए। साथियों हमने आपको बताया कि इसका जो आंसर है ये बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी एवं संरक्षक और मार्गदर्शक था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है इसमें गलत है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसमें कुछ पॉइंट हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो कृति है इनकी इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्मावलंबी था तथा उसने जो है जैन क्रिया संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
जबकि जो बैरम था दोस्तों था ये अकबर का संरक्षक था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो आप लोग ये चीज यहां से याद रखेंगे। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसमें कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे जो है किसके पोते थे? तो ये आपसे पूछा गया है और यही सबसे पहला क्वेश्चन आपका था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी वीडियो को बहुत ही मन से देखा होगा तो वो जो है इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये पोते थे, कौन? अशोक। इसके बाद आइए देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। साथियों जो कलिंग क्या है इसमें कि कलिंग का प्रख्यात युद्ध जो है सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच 2064 में, सॉरी, इसमें से बताया गया है साथियों क्या? इसमें से बताया गया साथियों जो कलिंग का प्रख्यात जो है युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 261 ईस्वी पूर्व में ये लड़ा गया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ठीक है, और इस युद्ध का जो है वर्णन सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद चौथे वर्ष में जो है यह युद्ध लड़ा गया था। तो आप लोग ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों कि सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है उत्तरापथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क या राजपथ। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे ये पूछा गया है। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, उत्तरापथ। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, इनको देख लेते हैं। साथियों जो मौर्य काल है तो मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता है। कहाँ पर जाता है? तो गंगा के मैदान के पार जो है पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता है। और 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर और कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता है। मुगल काल में जो दोस्तों मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ। कब? तब जब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें क्या बताया गया है कि सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क ए आजम उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। इसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। अंग्रेजों के काल में 17वीं सदी में इस मार्ग का जो ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदल करके ग्रांड ट्रंक क्या रख दिया? ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से पूछा गया है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देख करके प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्र एवं शांति प्रिय सम्राट और
किस धर्म के अनुयायी बन गए? तो ये दोस्तों ये इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। आप लोग ऊपर इसका आंसर पढ़ चुके हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो बताइए जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु कौन थे, इसमें ये पूछा गया है। साथियों जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो विष्णुगुप्त थे। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि उदयन ने जो है मगध की राजधानी को किस शहर से हटा करके पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? बताइए इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हैं। आप लोग इसका आंसर ऊपर पढ़ चुके हैं, बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो है उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटा करके पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? राजगीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से साथियों आपके याद करने लायक पॉइंट है कि उदयन जो है 461 से 445 ईस्वी पूर्व तक अपने पिता अजातशत्रु हर्यक वंश की जो है इसने हत्या करके मगध का शासक बना था। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जो उदयन ने जो है अपने पिता, इनके पिता कौन थे? अजातशत्रु थे, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे साथियों। तो जो हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु, इनकी इन्होंने हत्या कर दी थी और इनकी हत्या कर करके जो है ये शासक बना था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और यह दोस्तों जैन धर्मावलंबी शासक था। कौन? उदयन। तो आप लोग जो है ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा गया है, और साथियों लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है? तो बताइए ऑप्शन है हर्षचरित्र, मालका विघ्नमित्रम, इंडिका या याज्ञवल्क्यम स्मृति। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसका भी आंसर बता सकते हैं, पढ़ चुके हैं कई बार कि जो मेगस्थनीज है इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो इंडिका जो है इनकी पुस्तक थी। तो आइए देख लेते हैं इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा गया है। साथियों जो मेगस्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह जो है सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। उसने जो है अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था, और हर्षचरित्र जो है बाण भट्ट की पुस्तक थी, और जो मालकाग्नित्रम जो है साथियों ये कालिदास की पुस्तक थी। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना। ठीक है साथियों, अभी इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक के बचे हुए हैं, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो अब साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।